और मैं ये भी सोच रहा था कि क्या कभी जीवन में मुझको ऐसा अवसर मिला क्या जब मैं मंच पर आकर के सम्मानित हुआ हूं। लेकिन मुझे अपने पूरे 20-22 साल के कैरियर का कोई ऐसा अवसर याद नहीं आया कि जब मुझे मंच पर अच्छी पढ़ाई करने के लिए स्कूल या कॉलेज में कभी सम्मानित किया गया। और मैं प्रसन्न शर्मा जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आप जैसी प्रतिभाओं के सामने खड़ा किया। मैं साधारण औसत दर्जे का छात्र रहा और सच कहूं तो ये जो मौसम आता है जब गर्मी का और इसमें जो हवा चलती है, इस हवा से मुझे पता चल जाता था अपने बचपन में की परीक्षाएं आए और इस परीक्षा से मुझको बड़ा डर लगता था। और वो डर इतना गहरा था कि अभी 5-6 साल पहले तक मुझे सपने आते रहे परीक्षाओं के बारे में कि मैं पेपर देने गया और वहां गए तो प्रोफेसर ने कहा कि सब परीक्षा समाप्त हो चुकी है, आपका तो एक नंबर ही नहीं है। ऐसे सपने डर के मारे मुझे आते रहे। मित्रों, मुझे एक बात याद आती है, आप लोग को देख करके ही वो मेरे मन में बात है। 1989 के समय में 10वीं का छात्र, उस समय चंद्रशेखर जी की सरकार थी और हमारे देश का सोना गिरवी रख दिया गया और देश में एक प्रकार का बड़ा जबरदस्त डिप्रेशन था, क्योंकि भारत में वो घटना पहली बार हुई कि भारत का सोना इसलिए गिरवी रख दिया गया कि हमारे पास हमारा पेट्रोलियम बिल चुकाने का पैसा नहीं। उसके बाद हम उदारीकरण के दौर में आ गए, हमारी अर्थव्यवस्था के द्वार खुल गए और जब अर्थव्यवस्था के द्वार खुले तो भारत के लोगों ने कहा कि साहब विदेशी कंपनियां आ जाएंगी और भारत इस प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएगा और वैचारिक रूप से भी हम इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन उस समय अरुण शौरी ने एक लेख लिखा, मैं उसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि ये जो पीढ़ी यहां पर बैठी हुई थी इसने भारत की छवि को बदल दिया। आज भारत में दुनिया का जो नाम हुआ उसके पीछे कोई है तो ये पीढ़ी है। अरुण शौरी ने लिखा कि आप भरोसा रखिए भारत के बेटे और बेटियों पर। भारत के बेटे और बेटियां जो पढ़ने लिखने वाले लोग आज कॉलेजों में जा रहे हैं, ये आने वाले 10-20 सालों में भारत की छवि ऐसे कर देंगे कि दुनिया भारत के सामने मस्तक झुकाए। मैंने वो लेख पढ़ा तो मुझे भी उस समय भरोसा नहीं हुआ। लेकिन मित्रों, 2007 में एक आर्टिकल छपा किसी अखबार में, उसमें टाइम पत्रिका जो अमेरिका का है उसको कोट किया गया। उस टाइम पत्रिका ने लिखा कि 2050 तक भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। मुझ जैसे कम आत्मविश्वास वाले व्यक्ति को फिर भरोसा नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने जो आंकड़े दिए वो चौंकाने वाले। मुझे घटना याद आती है ओबामा और बुश की। वो आज अमेरिका के बच्चों को जब संबोधित करते हैं तो वो भारत का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि यदि आप ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे तो आने वाले समय में आपके लिए नौकरियों का संकट खड़ा होगा, क्योंकि भारत के बेटे बेटियां वहां पर आकर के अपनी मेधा और प्रतिभा के दम पर सारी नौकरियों पर कब्जा करते हैं। इसीलिए अमेरिका को आउटसोर्सिंग पर नियम बनाना पड़ता है, आउटसोर्सिंग का कानून बनाना पड़ता है, क्योंकि भारत के लोग कम पैसे में वो काम कर देते हैं जो अमेरिका में लाखों रुपए में होता है। जापान के राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री भारत आए अटल जी के समय, उन्होंने जब वो बायलैटरल डायलॉग हुआ तो जापान के प्रधानमंत्री ने अपने एडवाइजर से पूछा कि जो ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है इस पे यूएस क्यों आगे, हम इस पे लीड क्यों नहीं कर पा रहे, टेक्नोलॉजी में तो हम लीडर से। तो उनके एडवाइजर ने उनको कहा कि साहब भारत के जो लड़के लड़कियां हैं, ये जो भारत के यंग लोग हैं, सॉफ्टवेयर टाइकून्स हैं, ये बेंगलोर से सीधे पहली फ्लाइट पकड़ते हैं और अमेरिका चले जाते हैं और अपनी बुद्धि और प्रतिभा के दम पर वहां पर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इसके कारण अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियां बनती हैं। कोई बिल गेट्स आगे चलता है तो उसके पीछे ही भारत के लड़के लड़कियां। तो जापान के प्रधानमंत्री ने पूछा कि भैया ये हमारे यहाँ क्यों नहीं आते, ये लोग अमेरिका क्यों चले जाते? तो उसने जवाब दिया क्योंकि हमने अनिवार्य कर रखा है कि हमारे देश में जो भी रिसर्च होगा जापानीज में होगा और
भारत के लड़के और बच्चों को जैपनीज नहीं आती, इसलिए वो अमेरिका चले जाते। तो आपको विश्वास नहीं होगा, आपको बहुत गर्व होगा। उसी समय जापान के प्रधानमंत्री ने अपने डेलीगेशन को कहा कि हर साल 1000 भारत के बेटे और बेटियों को जापान बुलाया जाए, उनका खर्चा उठाया जाए, उनसे रिसर्च करवाए। ये भारत की ताकत, ये भारत को जो बदल दिया, आप लोगों ने बदल दिया। और जो भारत विदेशी मुद्रा का संकट झेल रहा था, वो विदेशी मुद्रा का संकट 2007 आते आते खत्म हो गया। इमेंस बैलेंस, आज कितना बैलेंस है विदेशी मुद्रा का हमारे पास, आज हमको संकट नहीं। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपको आज कोई इंदिरा नूरी दुनिया की किसी कंपनी के हेड है, नैना लाल किदवई किसी कंपनी के हेड है, आज सुंदर पिचाई शायद गूगल में, सुंदर पिचाई काय में, सुंदर पिचाई गूगल में वो हेड कर रहा है, 30 साल का लड़का। और माइक्रोसॉफ्ट किसके नीचे चल रही है? सत्य नाडेला के नीचे चल रही है। ये भारत की मेहनत और परिश्रम है जो दुनिया के अंदर गूंज रही है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज दुनिया टेक्नोलॉजी की 50 साल पहले जो रिसर्च होता था, किसी को कल्पना नहीं थी कि मैं जो सपना देख रहा हूं वो सपना तुरंत पूरा हो सकता है मेरे जीवन में। लेकिन आज कोई लड़का सपना देखता है भारत के लिए कि मैं भारत में ऐसी टैक्सी सर्विस बनाऊंगा कि आप मोबाइल पे बटन दबाओगे और इस एमपी सीएसटी के बाहर टैक्सी आ जाएगी, तो वो ओला क्या है? आपकी उम्र के लोगों ने बनाई। आज स्नैपडील एक दिन में 600 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है, तो भारत के बड़े बिजनेस टाइकून चौंक जाते हैं। वो स्नैपडील किसने बनाई है? आप जैसी उम्र के लोगों ने। फ्लिकर का बिजनेस आपको कल्पना है, आपको OLX की कल्पना है। अभी एक लड़का है 13 साल का दिल्ली में, अर्पित नाम का, कल भास्कर में उसके बारे में आया। उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है ऑड इवन वेबसाइट। 13 साल की उम्र, 9 साल के बच्चे वर्ल्ड रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन जीतते हैं हैदराबाद के अंदर, वो भारत के छोटे छोटे बच्चे। आप लोग दुनिया बदल सकते हैं। आज भारत की जो चुनौती है, आज भारत की जो गरीबी की चुनौती, आज भारत के सामने जो परेशानियां, आज दुनिया के सामने जो परेशानियां, मैं सुबह आज अखबार पढ़ रहा था भास्कर, तक लेता कि 2-4 मिनट पढ़ सकते हैं। भाई मैं आपके पहले इसलिए बैटिंग कर रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है आपके पास कोई गुंजाइश करती नहीं। कभी भी कहीं जाओ तो भैया अच्छे वक्ता से पहले खुद बोल लो, इसलिए मैंने आलोक जी के पहले ही बोल लिया। तो आप कल्पना करिए कि 13 साल के बच्चे, तो ये छोटे छोटे लोग दुनिया में क्रांति मचा रहे हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आने वाला समय भारत का है। टाइम ने कहा था कि 2047 तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन शायद टाइम को भी कल्पना नहीं थी कि भारत में 13 साल के लोग ऐसी 13 साल का बच्चा ऐसी वेबसाइट बनाएगा कि ऑड इवन वेबसाइट पे जाते ही आपको पता चल जाएगा कि आज बाजू वाला घर का कौन आदमी कार से जाने वाला है, कौन आदमी पैदल जाने वाला है, कौन आदमी किस गाड़ी से जाएगा, और वो अपना कारपूल कर सकेंगे। ये छोटा सा बच्चा है, ये प्रतिभा आपके पास है। आज वो दौर है जहां पे आप एजेंडा तय करते हैं। आपके पास वो हुनर है, आपके पास वो हुनर है। हम छोटे छोटे पैसे के लिए विश्व के आगे हाथ फैलाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे आर्यभट्ट ग्रह को एक जमाना था जब छोड़ने नहीं सकता, याद थे। अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया कि आर्यभट्ट हम नहीं छोड़ेंगे, किसी और को भी नहीं छोड़ने देंगे, क्रायोजेनिक इंजन नहीं देंगे। और आज अमेरिका अपने उपग्रह भारत के इंसेट वालों से छुड़वा रहा है। मैं चाहता हूं आप एक ऐसा भारत बनाएं, एक ऐसा समय आए जब अमेरिका के छात्र बोले कि हमको भारत के लिए वीजा चाहिए और किसी एनआरआई भारतीय से सिफारिश कराएगी तब भारत में हमको पढ़ने का मौका मिलेगा। वो दौर आएगा, वो दौर आएगा, वो दौर बहुत दूर नहीं है। टाइम ने 2047 तय किया, लेकिन हम मंच पे बैठे हुए लोग हम ये सोच नहीं पाएंगे, ये सामने बैठे हुए लोग इतनी तेजी से दुनिया को बदलेंगे कि दुनिया देखती रह जाए। और जो चुनौतियां हैं, गरीबी की, भ्रष्टाचार की, भूख की, आज एक छोटी सी लड़की, देखिए कल्पना, एक छोटी सी लड़की, उसका नाम है लीजी मियर, उसके बारे में आज भास्कर में आया कि उसको ऐसी बीमारी है असर सिंड्रोम, 1 साल बाद उसकी आंख की रोशनी जाने वाली। उसके माँ बाप उस बच्ची को दुनिया घुमा रहे हैं, दुनिया की हर चीज दिखा रहे हैं कि कहीं अंधी हो जाएगी, जीवित रहेगी, ये दुनिया को देख तो सके। मैं आपको चुनौती देता हूं, ये चुनौती हम सबके लिए। हम
बनाए, हम ऐसा विज्ञान बनाए जब वो निजी मेयर्स को कभी आंखें खोने का खतरा नहीं। मैं जानता हूं आपके अंदर इतनी क्षमता है, आने वाले समय में आप पूरे हिंद महासागर के खारे पानी को मीठे पानी में बदल पीने की पानी की समस्या दूर होगी तो आप जैसे किसी उम्र के भारतीय के कारण भी। और एपीजे कलाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, आज आप लोग पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, आपको डिग्रियां मिल रही है, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जिन लोगों से अभी हाल में कुछ दिनों में प्रभावित हुआ उसमें एपीजे कलाम, उन्होंने कहा छोटे सपने मत देखिए, स्वयं केंद्रित सपने मत देखिए। अगर आप सपना देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का, आप अपने घर का सपना देखेंगे, आप अपनी कार का सपना देखेंगे, तो शायद दुनिया का भला नहीं होगा। मैं आपसे अपील करता हूं एपीजे कलाम को याद करते हुए कि स्वयं केंद्रित सपने मत देखिए, छोटी उम्मीदें, छोटे सपने, स्वयं केंद्रित सपने आपको कुछ बड़ा नहीं करने देंगे। मैं चाहता हूं आप ऐसे सपने देखें जहां आपके सपने दुनिया के ऊपर वो असर डाल सके कि लोग आपको 400 साल बाद भी याद रखें कि भारत के किसी बेटे ने ऐसा सपना देखा था जिसने दुनिया को बदल दिया, लोगों की गरीबी मिट जाए, लोगों को स्वास्थ्य की समस्याओं से मुक्ति मिल जाए। ऐसे सपने देखने की ताकत उनको पैदा करनी पड़ेगी। एक किताब पढ़ी मैंने, अल्केमिस्ट नाम है उसका, उस अल्केमिस्ट किताब में आपने भी शायद कई लोगों ने पढ़ी होगी, पाओलो कोएल्हो, उसमें नियति के बारे में लिखा है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप उस काम को ढूंढिए जिस काम के लिए आप बने। आप 30,000 रुपए महीने की नौकरी करने के लिए नहीं बने, आप 6 लाख रुपए साल का पैकेज पाने की नौकरी करने के लिए बने। आप एंटरप्रेन्योर बनिए, आप भी कोई ओला कैब डालिए, आप भी कोई स्नैपडील डालिए, लेकिन आपके मन में एक उद्देश्य रहे कि हमारे इस इन्वेंशन का, हमारे इस बिजनेस का, हमारे इस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का आखिर उद्देश्य क्या है। दुनिया को आपसे लाभ मिलेगा, आगे चल करके बहुत कुछ होगा। लेकिन मित्रों, जब इस हॉल से कदम निकालोगे बाहर, मैं फिर 2 बातें कहना चाहता हूँ छोटी। आप सपने देखो, बड़े सपने देखो, लेकिन जब भी जिंदगी की लड़ाई में जाओगे, जब भी जद्दोजहद में जाओगे, तो समस्याएं आएंगी। आपके अंदर एक आग है, ये आग क्या है, इसको इंग्लिश में स्पार्क कहते हैं। आज 60-65 साल की उम्र में भी, 70 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन वैसे ही काम कर रहे हैं। उनको कौन सी चीज है जो अमिताभ बच्चन को बार बार उकसाती है कि मैं अच्छा अभिनय करूं? ये उसके अंदर की आग, ये आग आप सबके अंदर है। इस आग को आपको पहचानना चाहिए, इस आग को बना करके रखना चाहिए, इस आग को बढ़ाते रहना चाहिए। लेकिन जब क्या होता है, जब समय सामने आता है, इस आग को बुझाने का प्रयास करता है। अगर आप एक बार असफल हो गए, इस आग को 3 चीजों से बचाना पड़ेगा। असफलता है, डरिए मत। दुनिया में ये मैकडोनल्ड वाला जो है, इसकी रेसिपी को कोई पूछता नहीं था, जगह जगह जाता था, बताता है कि 1000 जगह से रिजेक्ट हुआ उसका रेसिपी। आज वो मैकडोनल्ड का जो मालिक है, शायद 5 करोड़ रुपए में फ्रेंचाइजी देता है। इसलिए घबराइएगा मत, जब कभी ऐसी असफलता मिले, इसको बचा करके रखिए, अपनी आग को सर्व करो। जब निराशा आएगी तो घबराइएगा मत, निराशा लगातार आएगी तो हताशा में बदल जाएगी। इसलिए असफलता, हताशा, निराशा और हताशा से अपने अंदर की इस आग को बचा करके रखिए। मैं वादा करता हूं कि आप बहुत बड़ा काम इस दुनिया के लिए कर जाएंगे, अपनी संतुष्टि के लिए कर जाएंगे। जिस प्रकार मानसून हड़ताल आता है, मानसून आता है, वैसे ही ये 3 चीजें आपके जीवन में शायद कभी कभी आएंगी। कभी असफलता आएगी, कभी निराशा आएगी, कभी हताशा आएगी। इन तीनों चीजों से अपने अंदर की आग को बचा के रखेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। आपका ये विश्वास आपको दुनिया में विजेता बना करके निकालेगा। आप जीतने के लिए इसलिए नहीं निकले कि जीतने की तमन्ना है, आप जीतना इसलिए चाहते हैं कि आप सब जीवन में सुगंध बढ़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूं आप ऐसे सपने देखें जो लोगों के लिए सुगंध बन सके। जब सबका जीवन सुगंध में बदलेगा तो शायद हमारे अस्तित्व को अर्थ मिलेगा। मैं जानता हूं आप सब यहाँ पर बहुत उम्मीदों से बैठे हैं, आप लोग बहुत बड़ी बड़ी आशाएं, बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाओं के केंद्र में बैठे हैं। और मैं फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक छोटा सा शेर है आपके लिए, पढ़ दूं क्या? पढ़ूं? उस शेर से पहले ऐसे थोड़ी बोलते, पढ़ दो, बोलना पड़ता है, इरशाद बोलना पड़ता है। फिर से बोलो, सितारों के आगे जहां और भी, ये बात है, सितारों के आगे जहां और भी है, अब इश्क के इम्तिहान और भी है। इस इश्क का मायने एक तरफा मत निकालिए, इस इश्क के इम्तिहान और भी है। उस शादी में जैसी आपके लिए बात
1 मिनट और जाए। देखिए हम तो लेटा है, हम तो जब तक रोका टोका नहीं जाएगा हम वापस नहीं आएंगे। एक छोटी सी कविता है, बहुत छोटी सी 4-6 लाइनों की, आप सब लोगों के लिए। मैंने खुद कभी लिखी थी, ऐसा लगता है कि आप ही लोग के लिए लिखी होगी, आपकी अनुमति हो तो पढ़ दूंगी। क्या है, कवि के सामने ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहिए। तो कवि को जैसे कहते अच्छी कविता है तो कहता 2 और सुन लो। असीम आसमान है, असीम आसमान है युद्ध का माता। आपके सामने बहुत बड़ा स्टेज, लेकिन युद्ध लड़ना पड़ेगा। असीम आसमान है युद्ध का मासान है, लड़ रहा हूं अनवरत योद्धा हूं प्रमाण। असीम आसमान है युद्ध का मासान है, लड़ रहा हूं अनवरत योद्धा हूं प्रमाण है। भूख और गरीबी से परेशान आज इंसान, एक ही समस्या दुनिया को ले रही, भूख और गरीबी से परेशान आज इंसान है। बाल और युवाओं से दुनिया की आशा आप पे टिकी, बाल और युवाओं से मस्तिष्क और भुजाओं से। केवल बुद्धि का बल नहीं, मस्तिष्क का भी बल चाहिए, बुद्धि का भी बल चाहिए, भुजाओं का भी बल चाहिए। हालात ये बदलना है, साथ हमको चलना है, संकल्प ये महान है, स्वप्न हिंदुस्तान है, एक तन और प्राण है, युद्ध का मासान है, संकल्प ये महान है, जो कि स्वप्न हिंदुस्तान। धन्यवाद सर। आपकी बातें सुन के मुझे बराक ओबामा जी की एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा था मुझे हिंदुस्तान से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है उन युवा नेताओं से जो उन युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। शायद आप जैसे लोगों के लिए बराक ओबामा जी ने ऐसी बात कही थी। सर की बात में कुछ चंद लाइनों में कहना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद सर।